Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. As you know, हम लोगों ने मोशन टॉपिक को ऑलरेडी कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिसिटी को ऑलरेडी कंप्लीट किया है एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इसमें भी हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आज हमारा जो इसका टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, वो आखिरी टॉपिक होगा। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, तो आप लोग याद रखोगे कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि दो प्रोसेस से, एक तो न्यूक्लियर फिशन एंड दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दो प्रोसेस से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो असल में जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम पहले ही बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर फिशन की, अगर हम पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन में, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखने होंगे। और वो क्या है, न्यूक्लियर फिशन में आप लोगों को क्या याद रखना। फिशन का मतलब होना है ब्रेक होना, फिशन का मतलब है ब्रेक होना, टूट जाना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या, कौन से एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास हाई होता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम है हमारे पास, प्लूटोनियम है हमारे पास, या हमारे पास थोरियम है। ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास हैवी है, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे एटम्स, इनके एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हैवी एटम्स। अगर हम पहले फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात करेंगे, अगर हम इस यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, बम्बार्ड मतलब क्या होता है कि न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाएंगे हम किस पे, यूरेनियम पे। और न्यूट्रॉन क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका चार्ज जो होता है वो चार्ज का 0 होता है एंड मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये आप लोगों को पता ही है। इसी न्यूट्रॉन को अगर हम स्ट्राइक करवाएंगे, बम्बार्ड करेंगे किस पे, यूरेनियम पे। और यूरेनियम हमारा क्या है, यूरेनियम हमारा जो है ये, और यूरेनियम के किस पे, यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे। यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस पे हम बम्बार्ड करेंगे। और यूरेनियम एटम जो है ये क्या है, ये हैवी एटम है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है और ये हमें पता ही है कि ये हैवी एटम है। और अब क्या होगा, जब हमने इस पे बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से, तो ये ब्रेक होगा इनटू लाइटर न्यूक्लिय, इनटू लाइटर न्यूक्लिय। और वो लाइटर न्यूक्लिय क्या क्या मिलता है हमें, एक मिलता है बेरियम और दूसरा मिलता है क्रिप्टॉन। तो पहला पॉइंट जो आप लोग याद रखोगे न्यूक्लियर फिशन में, इसमें हमारे पास जो हैवी एटम्स होते हैं, हैवी एटम का मतलब जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, अगर हम इसी हैवी एटम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करेंगे विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, जिसका चार्ज 0 होता है और मास इक्वल टू प्रोटॉन होता है, तो ये स्प्लिट होता है इनटू एटम्स ऑफ लाइटर न्यूक्लिय। और वो क्या क्या हमने देखा, यूरेनियम जब स्प्लिट होता है तो एक में बेरियम और क्रिप्टॉन हमें मिलता है। तो फिशन में यही होता है कि हैवी एटम जो होता है, न्यूक्लियर ऑफ हैवी एटम, वो ब्रेक होता है इनटू लाइटर लाइटर न्यूक्लियर, एटम्स ऑफ लाइटर न्यूक्लियर। और अब ये तो प्रोसेस हुई, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे बना, यहाँ से एनर्जी हमें कैसे मिलेगी। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि जो यूरेनियम हमारे पास हैवी एटम था, इसका मास जो था वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल मासेस ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। यानी कि जो एटॉमिक मास था यूरेनियम का, वो ज़्यादा है किससे, अगर हम सम करेंगे ऑफ मासेस ऑफ बेरियम, एटॉमिक मासेस ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन, उससे भी ज़्यादा है यूरेनियम का दिस एटॉमिक मास। व्हाट डज दिस मीन कि वहाँ पे कुछ मास डिसअपियर हो रहा है, इस प्रोसेस में कुछ मास डिसअपियर हो रहा है। M-M-M-, M किसका मास था, यूरेनियम, एटॉमिक मास किसका था, यूरेनियम का। और M- किसका मास था, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन का।
और हमने देखा कि जो एम यूरेनियम का मास है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल मास ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब वहाँ पे क्या हुआ, कुछ मास इस प्रोसेस में डिसअपियर हुआ और यही मास अपियर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय फेमस इक्वेशन। और वो क्या है, E इज इक्वल टू जो मास डिसअपियर हुआ डेल एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन किसने दी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन 1905। एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो सी है यहाँ पे, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ई क्या है, एनर्जी। यानी कि जो फिशन में हमारा हेवी न्यूक्लियर एटम ब्रेक हुआ इनटू लाइटर न्यूक्लियर एटम्स, वहाँ पे हेवी न्यूक्लियर एटम का मास ज़्यादा था एज कंपेयर टू समेशन ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। अब जो मास डिसअपियर हुआ, यही मास अपियर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो किस इक्वेशन से हम देते हैं, E इज इक्वल टू ई एनर्जी है, डेल एम चेंज इन मास है, सी स्क्वायर, सी तो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसी का स्क्वायर। और ये किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन 1905 में। ये आप लोगों ने यहाँ तक याद रखा। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि जो एनर्जी है उसका यूनिट क्या है, जूल। लेकिन जब हम न्यूक्लियर साइंस पढ़ते हैं, यानी कि जब हम यही न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें जो एनर्जी होता है इसका यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स इन न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, अगर अब हमें देखना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्टेड अपॉन बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास कोई प्रोटॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन या इस प्रोटॉन पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इसमें कितनी एनर्जी एक्वायर होगी, उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, ये हम लोगों ने देखा था। और हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन है इसका यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का भी यूनिट जूल है, तो हम इसके बदले एनर्जी भी लिख सकते हैं E/Q। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, पहले E किसके बराबर आएगा, V/Q इज इक्वल टू E। V/Q इज इक्वल टू E, ये आप लोगों को पता ही है। और यही अगर हम यहाँ पे देखेंगे, V/Q इज इक्वल टू E, यानी कि E इज इक्वल टू V/Q। लेकिन अब हमने यहाँ पे बोला कि हमें किसकी एनर्जी देखनी है, जब पोटेंशियल डिफरेंस V हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया, और जो चार्ज है हमने किस पे बोला, एक्वायर चार्ज करेगा। यहाँ पे क्या हमने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज के बदले हमें किसका चार्ज लेना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसके बराबर है, 1 × 1.602 × 10⁻⁻⁻19 जूल। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। ये आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना होगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है इंडिया में, आप लोगों को याद रखना होगा। इस पे बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पे आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, एक तो है पहला तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा हमारा है कालपकम, फोर्थ हमारा है नरोरा, देन काकरापार, और लास्ट हमारा है कायगा। और वहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो
तारापुर है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जो हमारा राणा प्रताप सागर है ये कहाँ पे है? राजस्थान में। हमारा जो कालपकम है ये है तमिलनाडु में। जो हमारा नरोरा है ये है यूपी में। और जो हमारा काकरापार है ये गुजरात में है। और इसके बाद जो काइगा है हमारा ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो लेस देन 3% है। सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इंडिया में जो कैपेसिटी है वो लेस देन 3% है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। आज जो इससे ज़्यादा है लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है लेस देन 3%। तो आप लोग ये याद रखोगे। अब आप लोगों को यहाँ पे एक होमवर्क है। आप लोग इसमें देखोगे कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कब कौन सा है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, ये आप लोग याद रखोगे। और जो भी आप कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि जहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन नॉट ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि कमर्शियली जो भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इस वक्त इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे। इसके बाद हमारा बचता है दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे फिशन में था कि टूट जाना, फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है ज्वाइनिंग। यहाँ पे अब क्या होता है? वहाँ पे हेवी न्यूक्लियर ब्रेक होता था इनटू लाइटर न्यूक्लियर। यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियर ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियर। और यहाँ पे टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब हमारे पास ड्यूटेरियम, ये एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जब यही ड्यूटेरियम दो ये फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वहाँ पे हमें हीलियम मिलता है। क्या जो है यहाँ पे मैंने लिखा H12, ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम है, दिस आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास इनका ये होता है सेम होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे? यही जब ये ड्यूटेरियम ये होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? हीलियम। यहाँ पे अभी मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने अभी क्या बोला था, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, पहली बात ये तो आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर सबका सेम लेंगे 1 1 1 और एटॉमिक मास डिफरेंट लेंगे 1 2 3, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी को हम प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। और हमें यहाँ पे क्या मिलता है? फ्यूजन में हमने क्या लिया? ये वाला है ड्यूटेरियम हमने लिया H12 यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है एंड एटॉमिक मास 2 है। आइसोटोप में आप लोग इतना याद रखोगे कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब आप लोगों का यहाँ पे ये तो टॉपिक नहीं है कि आइसोटोप क्या है, हमें तो ये नहीं देखना आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये हम लोगों को यहाँ पे ये तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारा आएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब 2 लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज होंगे टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, ये उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फ्यूजन में। और यहाँ पे भी अब कैसे हमें एनर्जी मिलेगी? जो मास होगा इन दो का मिला के जो मास होगा वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ हीलियम। अब यहाँ पे भी क्या हुआ? कुछ मास डिसअपियर हुआ, m-m' कुछ मास डिसअपियर हुआ और वही मास अपियर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही मास अपियर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन में। और आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे कि एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन इज मोर देन इन फिशन। एनर्जी जो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोगों को मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिशन। और आप लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखोगे कि जो सन एंड स्टार्स से हमें एनर्जी मिलती है वो किस प्रोसेस से? वो फ्यूजन से मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें वो मिलती है। आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे। जो हमारे पास हाइड्रोजन बम होता है हमारे पास, ये भी बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन है
ऐसे MCQs आपको JKSS में देखने को मिलेंगे। और जो हमारे पास एटम बम होता है, एटम बम होता है हमारे पास, वो किस बेस पे, वो फ्यूजन पे नहीं, वो न्यूक्लियर फिशन पे होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम में फ्यूज करने के लिए पहले जो एनर्जी चाहिए वो हम किस से लाते हैं, वो हम फिशन से लाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में दो न्यूक्लियर को फ्यूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम पहले किस से लाते हैं, वो हम फिशन से लाते हैं। एक तो आप लोग ये याद रखोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप लोगों को याद रखना है, पहला ये है वो नेचुरल गैस। ये न्यूक्लियर एनर्जी से टॉपिक नहीं रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना होगा कि जो नेचुरल गैस होता है हमारे पास, जो अर्थ से नेचुरल गैस हमें मिलता है, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। जो हमारे पास बायोगैस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है बायोगैस, इसमें होता है 75% मीथेन मेन गैस। जो हमारे पास अब नेचुरल गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, हमारे पास जो नेचुरल गैस में मीथेन होता है, इसी मीथेन को हम कंप्रेस करते हैं डाउन टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम होगा, इससे हम इसको कंप्रेस करते हैं टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम का अगर हम 1% लेंगे, उससे भी कम इसको कंप्रेस करना मीथेन को, उसी को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हम मीथेन को कंप्रेस करते हैं डाउन टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और इस CNG में भी मेन गैस जो होता है वो क्या होता है, वो मीथेन होता है। और इसके बाद आप लोगों को याद रखना होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है एक तो प्रोपेन, मेन कंपोनेंट एक होता है प्रोपेन एंड होता है ब्यूटेन। दिस इज़ ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी यहाँ पे पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोगों को इसी में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें JKSSB एग्ज़ाम में। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है यहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस पे भी बहुत बार JKSS में, जैसे कि रिसेंटली सब ऑडिटर में इस पे क्वेश्चन आया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी पे। आप लोगों को ये एक होमवर्क है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, और एग्जांपल्स इसमें आप लोगों को याद रखना है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दूंगा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं और हमें इनको ट्रांसफॉर्म नहीं करना होता है। जैसे मिलते हैं वैसे ही हम इनको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रूड ऑयल है, हम इस क्रूड ऑयल से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। I think this is all about sources of energy. Maybe we will find there may be some other important pointers in this topic. If we will find some other topics, we will provide those topics, those pointers with you people in our next lecture. But for now, we think this is sufficient regarding this sources of energy. और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और यहाँ तक हमारा तीसरा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब फोर्थ टॉपिक हमारा कौन सा आने वाला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।